हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस करंट अफेयर में आपका स्वागत है। रोज के शाम के समय स्टैटिक जीके, भारतीय संविधान, इतिहास, भूगोल और विश्व के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ एसएससी, जीडी और दिल्ली पुलिस के लिए आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ। सुविचार है कि समय बहाकर ले जाता है नाम और निशान, कोई हम में रह जाता है तो कोई अहम में। आइए आज की फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं पूरे अफ्रीका महाद्वीप के साथ। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आज पूरे अफ्रीका महाद्वीप का निचोड़ बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन बताऊंगा अफ्रीका महाद्वीप के बारे में संपूर्ण जानकारी। आइए शुरुआत करते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। किस महाद्वीप को डार्क महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका। तो अफ्रीका महाद्वीप को डार्क महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। किस महाद्वीप को? अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जिसको डार्क महाद्वीप कहते हैं। देखिए, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में संपूर्ण जानकारी। जी दोस्तों, टोटल 21 पॉइंट हैं जो मैं बना के लाया हूँ अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। ये पॉइंट पढ़ने के बाद आपको एक भी क्वेश्चन अफ्रीका महाद्वीप से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। फर्स्ट पॉइंट है कि अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। जो अफ्रीका महाद्वीप है ना, पूरे संसार में फैला हुआ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में कुल 54 देश हैं। कितने देश हैं? टोटल 54 देश। विश्व की कुल जनसंख्या का 16.72% भाग अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। कितने प्रतिशत? 16.72% भाग है जो संपूर्ण जनसंख्या का अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। पॉइंट नंबर 4 देखिए, किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसकी ऊंचाई 5895 मीटर है। तो किलिमंजारो एक बहुत ही ऊंचा पर्वत है जो अफ्रीका का है जिसकी ऊंचाई है 8895 मीटर है। अफ्रीका की प्रमुख झीलें मलावी झील, न्यासा झील, रुडोल्फ झील, टोंगानिका झील और अल्बर्ट झील। अफ्रीका के अंदर विशेष तौर से 5 झीलें हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं: मलावी, न्यासा, रुडोल्फ, टोंगानिका और अल्बर्ट झील। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा भाग पर सहारा मरुस्थल पाया जाता है। जो अफ्रीका महाद्वीप है उनका 20% भाग ऐसा है जहाँ पर सहारा मरुस्थल पाया जाता है। पॉइंट नंबर 7 क्या है? देखिए, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। टोटल 21 पॉइंट है। देखना, किस महाद्वीप में नीले, तो इस महाद्वीप में नील नदी सबसे लंबी नदी है। जो अफ्रीका महाद्वीप है, इस महाद्वीप में जो नील नदी है वो सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 6853 किलोमीटर है। अफ्रीका महाद्वीप में एक नील नदी बहती है जो सबसे लंबी नदी है और जिसकी लंबाई 6800 किलोमीटर है। इस नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात बना हुआ है जो युगांडा, तंजानिया और केन्या की सीमा पर है। जो इस नील नदी पर एक बहुत बड़ा जलप्रपात बना हुआ है, विक्टोरिया जलप्रपात, जिसकी सीमाएं 3 देशों से लगती हैं: युगांडा, तंजानिया और केन्या की सीमा। विक्टोरिया जलप्रपात झील ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील, अफ्रीका की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। जो विक्टोरिया जलप्रपात है ना, जो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है और अफ्रीका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो विश्व में कितने नंबर पर है? 2 नंबर पर है और अफ्रीका में ये सबसे बड़ी झील है, प्रथम नंबर पर है। और ये कैसी झील है? ये मीठे पानी की झील है। उसके बाद
मानव की सबसे पहले उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप से हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि अगर मानव का कहीं से उद्भव हुआ है, मानव का विकास हुआ है, तो वो कहाँ से हुआ है? अफ्रीका से। ये महाद्वीप गोंडवाना लैंड का एक भाग है। जो अफ्रीका महाद्वीप है वो गोंडवाना लैंड का एक भाग है। इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कैमरून है। इस महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है कैमरून, और सबसे ऊंचा पर्वत है वह है किलिमंजारो। पॉइंट नंबर 12 देखिए, स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। जो अफ्रीका के अंदर एक स्वेज नहर बनी हुई है, जिसके बाद में संपूर्ण स्वेज नहर के बारे में जानकारी दूंगा, लेकिन जो एशिया को अफ्रीका से अलग करती हैं कांगो नदी, ये नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। हर बार कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, तो ये नदी है कांगो नदी। कौन सी? कांगो। कांगो नदी पर स्टेबल एवं लिविंग स्टोन जलप्रपात स्थित है। जो कांगो नदी है इस पर बहुत ही फेमस स्टेबल एवं लिविंग स्टोन जलप्रपात स्थित है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। देखो लिम्पोपो नदी है ना, ये मकर रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार। इससे पहले मैंने थोड़ा सा बताया था कि जो कांगो नदी है ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, और लिम्पोपो नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका महाद्वीप कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना और नामीबिया देशों में स्थित है। जो सबसे फेमस एक मरुस्थल है कालाहारी मरुस्थल, जो सहारा मरुस्थल के बाद दूसरा मरुस्थल है कालाहारी मरुस्थल, जो बोत्सवाना और नामीबिया देशों की सीमा पर स्थित है। बुशमैन जनजाति इस महाद्वीप में निवास करती है। हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है कि बुशमैन जनजाति किस महाद्वीप में निवास करती है, तो बुशमैन जनजाति है वो अफ्रीका महाद्वीप में निवास करती है। शुतुरमुर्ग पक्षी इस महाद्वीप में पाए जाते हैं। विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां पर शुतुरमुर्ग पक्षी पाए जाते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की स्थानीय पवन है हरमटन पवन, गिबली पवन, सिराको पवन। तो कौन कौन सी पवन है? हरमटन पवन, गिबली पवन और सिराको पवन। उसके बाद अफ्रीका के घास के मैदान, जो हर बार मैंने किसी न किसी एग्जाम में देखा है, और आने वाले दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी के एग्जाम में ये 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अफ्रीका के अंदर कौन कौन से घास के मैदान हैं। तो वेल्डास और सवाना। कौन से? वेल्डास और सवाना। उसके बाद जिब्राल्टर जल संधि मोरक्को एवं स्पेन की सीमा पर स्थित है। किस किस देशों की सीमा पर स्थित है? मोरक्को एवं स्पेन की सीमा, स्पेन की सीमा पर स्थित है, जो अफ्रीका एवं यूरोप महाद्वीप को अलग करती हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अफ्रीका और यूरोप को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो जिब्राल्टर जल संधि है जो अफ्रीका और यूरोप को अलग करती है। 21वां पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होगा दोस्तों, क्या है? देखिए, स्वेज नहर भूमध्य रेखा, भूमध्य सागर और लाल सागर के मध्य स्थित है। पहला पॉइंट तो यही है कि स्वेज नहर स्थित कहाँ है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर के मध्य स्थित है स्वेज नहर। इनका निर्माण 1869 में हुआ था। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? तो 1869 में। 168 किलोमीटर लंबी है ये स्वेज नहर। चीफ इंजीनियर कौन था? फर्डिनेंड डी लेसेप्स। जो फर्डिनेंड डी लेसेप्स था ये बहुत ही मुख्य इंजीनियर था, और 1956 में मिस्र ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया था। और ये किस देश में स्थित है? तो ये देश में मिस्र में स्थित है स्वेज नहर। आज एक और मोटिवेशन के साथ, इंसान की सफलता उसके हाथों की लकीरों से में नहीं,
इंसान के माथे के पसीने में होती हैं। जो इंसान सफल होता है वह हाथों की लकीरों को देखकर नहीं होता है, जितना उनके शरीर से जो तपस्या का पसीना निकलेगा वही उन्हें सफलता बनाएंगी। अगर दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करना। आइए आज के अगले क्वेश्चन के साथ। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? जो आगरा शहर उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा शहर है, वो किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, यमुना, ताप्ती और नर्मदा। तो आगरा शहर है ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। देखिए आगरा के बारे में संपूर्ण जानकारी। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 में की थी। कब की थी? 1504 में। किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। जो यमुना नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा शहर है, जो उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा शहर है और यमुना नदी के किनारे स्थित है, जिसमें आगरा का ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, अनेक नदियों और झीलें स्थित हैं, किले भी स्थित हैं। किसमें? आगरा शहर के अंदर क्या क्या है? आगरा का ताजमहल भी है, फतेहपुर सीकरी भी आगरा में स्थित है और अनेक नदियों और झीलें स्थित हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? जो मुंबई शहर है, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई, वह किस द्वीप पर स्थित है? श्री हरिकोटा द्वीप, सोलसेट द्वीप, रामेश्वरम द्वीप, मांजुली द्वीप। तो मुंबई है वह सोलसेट द्वीप पर स्थित है। मुंबई शहर सोलसेट द्वीप पर स्थित है। यह 7 द्वीपों का एक समूह है। कितने? मुंबई शहर कितने द्वीपों का समूह है? 7 द्वीपों का एक समूह है। मुंबई शहर दुनिया की धनी आबादी में से एक है, क्योंकि भारत की ये आर्थिक राजधानी कहा जाता है और ये दुनिया की धनी आबादी होती है उनमें से एक है। और ये शहर उल्हास नदी के किनारे स्थित है। तो मुंबई शहर किस द्वीप पर स्थित है? सोलसेट द्वीप पर स्थित है और उल्हास नदी के किनारे स्थित है। मुंबई शहर अरब सागर से घिरा हुआ एक द्वीप है और उनके जो किनारे किनारे एक द्वीप है, जो एक बहुत बड़ा महासागर है, वह है अरब सागर। कौन सा है? अरब सागर। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, सोलसेट द्वीप मुंबई में स्थित है। तो कौन कौन से? बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है, जो सोलसेट द्वीप पर स्थित है। भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कहीं पर भी आप इस पर नोट जरूर लिखिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आवश्यक रूप से पूछा जाएगा कि भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, नंदा देवी और नीलगिरी। तो भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी है। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का प्रथम रिजर्व है। भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? टोटल 18। देखिए इनमें से बहुत ही महत्वपूर्ण बायोस्फीयर रिजर्व, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जिसको 2000 में यूनेस्को में शामिल किया गया, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व जिसको 2001 में यूनेस्को में शामिल किया गया है, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व जिसको 2001 में यूनेस्को में शामिल किया, नंदा देवी, नौक्रेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, असनकमार अमरकंटक बायो रिजर्व, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, अगस्त्य माला बायोस्फीयर रिजर्व और खंगसेंद जोंग बायोस्फीयर रिजर्व। तो भारत के अंदर टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। जो प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है वह है नीलगिरी।
टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब हुई थी? ये बहुत ही एसएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है। और टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है जो हर एग्जाम को कंडक्ट कराती है, इनका बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। और एसएससी में किसी भी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि टिस्को की स्थापना कब हुई थी। तो 1905, 1906, 1907 और 1909। तो 1907 के अंदर टिस्को की स्थापना हुई थी। देखिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना 1907 में हुई थी, जो जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी स्टील कंपनी है। तो टिस्को कहाँ पर है? ये जमशेदपुर झारखंड के अंदर है और इनकी स्थापना 1907 के अंदर हुई थी। और ये विश्व की 5वीं सबसे बड़ी स्टील कंपनी है। और ये भारत का प्रथम कारखाना है जहाँ 20% इस्पात तैयार किया जाता है। कितने प्रतिशत? 20% केवल टिस्को कंपनी से तैयार किया जाता है। भारत की सबसे पुरानी ऑपरेटिंग रिफाइनरी कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने हर क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छी तरीके से उनको बना के लाया हूं ताकि आने वाले एग्जाम के अंदर सीधे पुटअप हो सके। डिगबोई रिफाइनरी, रिलायंस रिफाइनरी, विशाखापट्टनम रिफाइनरी और मुंबई हाई रिफाइनरी। तो भारत की सबसे पुरानी ऑपरेटिंग रिफाइनरी है वह है डिगबोई रिफाइनरी। डिगबोई रिफाइनरी भारत की सबसे प्राचीन एवं एशिया की सबसे पुरानी तेल परिचालन करने वाली रिफाइनरी है। और भारत और एशिया की यह सबसे पुरानी तेल का परिचालन अभी भी हो रहा है और सबसे पहले भी शुरू हुआ था और आज भी हो रहा है, जिसकी स्थापना 11 दिसंबर 1901 को असम में हुई थी। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1901 को। कहाँ पर हुई थी? असम के अंदर। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, कभी भी ध्यान रख लेना। सफलता कभी भी किसी भी शॉर्टकट से नहीं मिलती है, इसे एक एक सीढ़ी चढ़कर ही प्राप्त किया जा सकता है। सफलता धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए प्राप्त की जा सकती है। मणिकर्णिका को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मणिकर्णिका है उनको इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? रानी लक्ष्मीबाई, रानी पद्मावती, रानी अहिल्याबाई और सरोजनी नायडू। तो रानी लक्ष्मीबाई को मणिकर्णिका के नाम से जाना जाता है। रानी लक्ष्मीबाई को इतिहास में मणिकर्णिका के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 19 नवंबर 1828 में हुआ था। कब हुआ था? 1828 में वाराणसी में हुआ था। तो 19 नवंबर 1828 में इनका जन्म वाराणसी में हुआ था तथा मृत्यु 18 जून 1858 को हुई थी। कब हुई थी? 18 जून 1858 को। रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव नेवलकर थे। जो रानी लक्ष्मीबाई थी जिनका जन्म 1828 में हुआ था और जिनकी मृत्यु 1858 में हुई थी, इनके पति गंगाधर राव नेवलकर थे। रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति की अद्वितीय वीरांगना थी। बहुत ही महत्वपूर्ण, इन्होंने युद्ध में अपनी जान को भी जोखिम में डालकर अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ी और अंत में वह शहीद हो गई। वो थी रानी लक्ष्मीबाई। भारत के किस प्रधानमंत्री को आधुनिक चाणक्य के रूप में जाना जाता है? प्रधानमंत्री राजीव गांधी, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। तो पीवी नरसिम्हा राव को आधुनिक चाणक्य के रूप में जाना जाता है। देखो, भारत के 9वें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को आधुनिक भारत के चाणक्य के रूप में जाना जाता है।
जिनका कार्यकाल 1991 से लगाकर 1996 तक था। जो भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्हें चाणक्य के रूप में जाना जाता है, जो 1991 से लगाकर 1996 तक प्रधानमंत्री बने थे, जिन्होंने उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण को अपनाया। वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया। भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है। तो पीवी नरसिम्हा राव को भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि देश 1991 के अंदर बहुत ही आर्थिक और वित्तीय संकट से गुजर रहा था। उस समय पीवी नरसिम्हा राव ने देश को उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण अपनाकर देश की उन्नति में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उसके बाद मयूर सिंहासन को किस बादशाह ने बनाया था? जो मयूर सिंहासन है इतिहास के अंदर बहुत ही फेमस है मयूर सिंहासन। इसको किस बादशाह ने बनवाया था? जहांगीर, अकबर, हुमायूं और शाहजहां। तो शाहजहां ने मयूर सिंहासन को बनाया था। देखिए, शाहजहां द्वारा बनाया गया तख्ते हाउस, जिसे मयूर सिंहासन का इतिहास क्या रहा? तख्ते हाउस वह प्रसिद्ध सिंहासन है जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने बनाया था। पहले ये आगरा के किले में था और वहां से दिल्ली के लाल किले में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो कब? पहले तो ये आगरा के लाल किले में था और उसके बाद इनका स्थानांतरण है जो दिल्ली कर दिया गया था। और इनका निर्माण कब हुआ था? तो इनका निर्माण हुआ था 1665 के अंदर, मयूर सिंहासन का। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।